नमस्कार। फिट रहे इंडिया के स्पेशल लाइव एडिशन में हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह जब दिन की शुरुआत हुई तो सबसे सेफ दवा जो थी उसने ही उसने एक हेडलाइन बनाई और दिन भर उसकी चर्चा होती रही। अमेरिका से लेकर भारत तक एक ऐसी दवा की चर्चा हो रही है जो अमेरिका से लेकर भारत तक हम सभी के घरों में सुरक्षित मानी जाती है। आप और हम इस सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दवा को पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो और ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। और ये वो दवा है जिसे सबसे पहले बिना डॉक्टर की सलाह लिए भी लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे मसल पेन हो तो इस्तेमाल करते हैं, हल्का या तेज बुखार हो तो इस्तेमाल करते हैं। 500 mg से लेकर 1000 mg तक तो बिना सोचे ये दवा फाँक ली जाती है। लेकिन अब ये दवा सवालों के घेरे में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा, यूएस में ये दवा टाइलेनॉल के नाम से मिलती है, तो उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि इस दवा से प्रेग्नेंट महिलाओं को दिक्कत हो सकती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इस दवा को ना लें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गर्भवती महिलाएं ये दवा लेती हैं तो इससे उनके होने वाले बच्चे में ऑटिज्म, जो कि एक मेंटल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ब्रेन से जुड़ी हुई एक बीमारी है, उसका खतरा रहता है। तो आज जो हम लाइव डिस्कशन कर रहे हैं उसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में भी इस समझने के बाद जो डर हैं उन दूर आए। आज 3 बड़े सवाल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद निकल कर आए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या वाकई सबसे सुरक्षित माने जाने वाली दवा भी नहीं है? क्या वाकई बुखार की सबसे सेफ मानी जाने वाली दवा, मसल रिलैक्सेंट के नाम से जानी जाने वाली दवाएं, पैरासिटामोल, क्रोसिन, डोलो या फिर यूएस में टाइलेनॉल, वाकई गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? क्या वाकई बच्चों को इससे ऑटिज्म होने का खतरा है, या डोनाल्ड ट्रंप का वैज्ञानिक कम और राजनीतिक ज्यादा है? सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि यूएस में अब इसी को लेकर चर्चा हो रही है और दवा बनाने वाली कंपनी ने भी अपने सभी मोर्चे खोल दिए हैं क्योंकि उनकी दवा की सेल पर आज से ही असर पड़ना शुरू हो गया है। हम साइंटिफिक तरीके से आपके सवालों का जवाब दे पाएं, इसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर क्लाउड 9 हॉस्पिटल गुड़गांव की डायरेक्टर गायनेकोलॉजी मौजूद हैं, डॉक्टर चेतना। डॉक्टर चेतना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और हम बहुत डरी हुई है। शुक्रिया देख रहे हैं इनविटेशन सुबह के। से खबरों में बराबर ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया है कि टाइलेनॉल, जिसे लोग भारत में बुखार की दवा पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं, ये गर्भवती महिलाओं को परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपनी प्रैक्टिस में फीमेल्स को कितनी बार पैरासिटामोल की सलाह देती हैं? अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के हिसाब से बताऊं आपको, तो मुझे लगता है कि हर गर्भवती महिला एक प्रेगनेंसी के जो 8 महीने होते हैं, पहले महीने तो पता ही नहीं चलता, तो उसमें तकरीबन 8-10 गोली खा लेती होगी। इससे ज़्यादा तो नहीं है। उससे ज़्यादा मेडिसिन तो तभी खाई जाएगी कि अगर किसी पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया या किसी की हड्डी टूट गई या कोई इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई तो। पर टिपिकली इससे ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो इतनी कम डोज़ में तो पैरासिटामॉल का किसी प्रेग्नेंट महिला पे असर आने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस में पैरासिटामॉल कांट बी सीरियस इन प्रेगनेंसी। कभी आपने देखा कि कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट फीमेल है, आपके पास पलट कर आई कि नहीं, हम क्रोसिन, डोलो ये भी नहीं खा सकते, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है? आज तक कभी ऐसा हुआ? देखिए बहुत कम लोगों को, आप मान लीजिए 1% से भी कम को पैरासिटामॉल या क्रोसिन से एलर्जी हो सकती है। तो पैरासिटामॉल से अगर एलर्जी है तो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे साथ कि अब हम क्या यूज़ करें। तो कुछ और अल्टरनेट्स रहते हैं हमारे पास, जैसे कि हम ट्रामाडोल है या कुछ इस तरह की मेडिसिन्स आती हैं जो रोटावायरन है, या तो वो कुछ यूज़ कर सकते हैं। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि प्रेगनेंसी में पैरासिटामॉल से सेफ, इफेक्टिव और सिंपल, जो कि ईज़िली अवेलेबल है, तो मेरे को नहीं लगता उससे बेहतर कुछ है हमारे पास आज की डेट में। जी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा, डॉक्टर चेतना, कि बच्चों को भी टाइलेनॉल नहीं देनी चाहिए। जहां तक हम समझते हैं भारत में बहुत आम प्रैक्टिस है, सिरप के तौर पर बच्चों को भी ये दवा दी जाती है। देखिए पेन किलर्स में सबसे सेफेस्ट पैरासिटामॉल ही मानी जाती है, और पैरासिटामॉल से सेफ कुछ नहीं मानते। अगर आप देखें मेफेनेमिक एसिड, या जिसको मेफ्टाल के नाम से, या ब्रूफेन, आइब्यूप्रोफेन के नाम से, तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं इनके कहीं न कहीं किडनी पे असर आते हैं। पैरासिटामॉल का बहुत ही हल्का सी, अगर बहुत, आप समझ लीजिए पूरी ज़िंदगी में अगर आपने एक बोरा जितने भर के मेडिसिन खा लिया, तो शायद वो लिवर को डैमेज कर दे। अब किसी का लिवर पहले से ही डैमेज्ड है, तो वो तो फिर एक अलग ही कहानी हो जाती है। तो मेरा मानना तो ये है कि जिन डोसेज़ में हम खाते हैं रेगुलरली पैरासिटामॉल या बच्चों को देते हैं, उनमें इस तरह से नुकसान होना पॉसिबल नहीं लगता मुझे।
ओके, एक थोड़ा-सा स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए किसी गर्भवती महिला को किसी रीज़न से आपने पैरासिटामॉल प्रिस्क्राइब की, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगी? कितनी डोज़ सेफ है? क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ीवर होता है, तो आम तौर पर लोग पैरासिटामॉल को रिपीट कर लेते हैं 500 एमजी, 650 एमजी अब तो कॉमनली आने लगी है, डोलो के आने के बाद से। तो आप गर्भवती महिलाओं को क्या सलाह देती हैं? कितनी देर में उसे रिपीट कर सकती हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में उसे खा सकती हैं? पहली बात तो ये कहते हैं कि अगर आपका सिंपल स्पॉन्जिंग से ठंडे पानी की पट्टी करने से उससे अगर काम चल जाता है तो बेहतर है। और अगर टेम्परेचर 100 के नीचे है और आपको कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है, तो आप इसे अवॉइड कर लें। अब अगर आपको खाना ही है तो 1 दिन में 2000 मिलीग्राम या कि 2 ग्राम खा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 500 एमजी की दिन में 4 बार खा सकते हैं। घंटे मतलब 6 घंटे से खा सकते हैं। और अगर 650 एमजी जैसे कि डोलो के नाम से अवेलेबल है, तो वो भी अगर आपको दिन में 2000 ग्राम करना है तो 8 घंटे से खा सकते हैं। तो कोई भी गर्भवती महिला को 6 घंटे से पहले 500 एमजी की या 8 घंटे से पहले 650 की एमजी की दवा रिपीट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये तो हुई प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए सेफ लिमिट आप बतौर गायनेकोलॉजिस्ट बता रही हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बच्चों में जैसे प्रिस्क्राइब की जाती है, क्या बच्चों में भी कोई डर होता है कि बहुत ज़्यादा पैरासिटामॉल लेंगे तो उन्हें परेशानी हो सकती है? देखिए दवा तो आखिर दवा है, चाहे कितनी भी सेफ हो। पैरासिटामॉल को हम प्रेगनेंसी में ए कैटेगरी बोलते हैं जो कि सेफेस्ट है। बच्चों के लिए भी ये सेफेस्ट है बट बच्चों को पर मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, तो पीडियाट्रिशियन उनकी ठीक से डोज़ कैलकुलेट करके देते हैं और उनको भी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए दिया जाता है। तो अल्टीमेटली मैं ये तो कहूँगी कि चाहे पैरासिटामॉल ही हो, दवा उतनी ही लेनी चाहिए जितनी ज़रूरी है, उतनी ही मात्रा में और उतने ही दिनों के लिए। तो ये तो सही है कि पैरासिटामॉल ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत है हाई ग्रेड टेम्परेचर से अगर आपके दिमाग पे असर आ सकता है या बॉडी में ज़्यादा डैमेज हो सकता है, तो पैरासिटामॉल उसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूर लेनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि जब ज़रूरत है तब भी पैरासिटामॉल मत लो और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, आप कितने भी परेशान हो जाएँ मत लो। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है, ना ऐसे पढ़ाया गया है और ना ही ऐसा कोई रीसेंट एविडेंस कहता है। अचानक जो ये स्टेटमेंट आया है कि ऑटिज़्म से लिंक कर दिया गया है टाइलेनॉल को कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट फीमेल ले रही है तो उसके होने वाले बच्चे को ऑटिज़्म हो सकता है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप ये बताएँ कि ऑटिज़्म होता क्या है और क्या आज से पहले इस तरह के लिंक की कोई खबर हमने देखी है? पहली बात तो ये कि ऑटिज़्म में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि बच्चे या तो हाइपर एक्टिव होते हैं या ये स्लो होते हैं, ये चीज़ें आसानी से सीख नहीं पाते। इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर इन ऑटिस्टिक बच्चों में कोई न कोई बहुत ही खूबी होती है। इनमें से कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई बहुत अच्छा डांसर होता है और कोई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन भी होता है। उनकी मैथ्स इतनी आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। तो ये ब्रेन जो है कुछ अलग ढंग से वायर्ड होता है। तो हम 100% तो नहीं कह सकते कि ऑटिज़्म बहुत ही बुरी चीज़ है। बट हाँ, हर माँ-बाप को एक बच्चा सामान्य चाहिए होता है। तो जो ब्रेन की जो ये डिस्टर्बेंस है, ये डिफरेंटली वायर्ड ब्रेन है, तो ये एक आम इंसान को नॉर्मल लाइफ लीड करने में तकलीफ देता है। तो इसको हम ऑटिज़्म बोलते हैं, जिसकी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, एकदम माइनर डिज़ीज़ से लेके बहुत सीवियर। जो सीवियर होता है, उन्हें तो तकलीफ होती है। अब हुआ ये है कि आजकल क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, पहले तो एक घर में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कुछ ध्यान नहीं होता था माँ-बाप का। अब 1 या 2 बच्चे होते हैं, उन पे इतना ज़्यादा ध्यान जाता है कि ज़रा-सा कुछ होता है तो आइडेंटिफ़ाई होता है। अब क्या कहा जा रहा है कि ऑटिज़्म पहले से बढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता नहीं। मुझे लगता है पहले से ज़्यादा डायग्नोज़ हुआ है। कारण क्या है, पहले सिर्फ़ सीवियर जो डिसऑर्डर होता था, उसी को लोग पकड़ पाते थे। माइल्ड को सोचते थे अच्छा थोड़ा बुद्धू है, थोड़ा भोंदू है, कुछ इस तरह से बोल के उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। हर माँ-बाप को लगता है उसका बच्चा का जो परफ़ॉर्मेंस होना चाहिए कि आउट परफ़ॉर्म करे, दूसरों से ज़्यादा बेटर करे। तो उस लाइट में क्या होता है, बहुत माइल्ड चीज़ें भी हैं, इतना ज़्यादा ढूँढ-ढूँढ के तो वो निकल आती हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो सीवियर जो डिज़ीज़ है वो तो सालों से सेम चली आ रही है, सिर्फ़ फॉर्म है वो ज़्यादा डिस्कवर होने लगे, तो मैं ये समझती हूँ कि नंबर सेम है, सिर्फ़ हमने माइनर फॉर्म्स को भी डायग्नोज़ कर लिया, उनको लेबल कर लिया, तो ओवरऑल जो है ये ऐसा लगता है कि डिज़ीज़ बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। हालाँकि ये जो सारा डिस्कशन है शुरू इस बात से हुआ है कि क्या टाइलेनॉल और भारत में पैरासिटामॉल के नाम से जाने जाने वाली ये दवा प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए सेफ है या नहीं? क्या इससे ऑटिज़्म हो सकता है या नहीं? आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई तरीका है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला होती है तो उसके होने वाले बच्चे में क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या ऑटिज़्म हो या दूसरे तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स हों, उनको चेक किया जा सके? आप इसके लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं मेरा ख़्याल है।
देखें, ऐसा है कि प्रेगनेंसी में हर महिला को ये हेल्दी से हेल्दी बेबी मिले, उसमें कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो एक तो ये कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो कि 2 लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 12 वीक्स पे और एक 18 से 22 वीक्स के बीच में, जिसमें कि ब्रेन के स्ट्रक्चर्स और बाकी सारी चीज़ें देखी जाती है। अब कोई भी चीज़ एक सिर्फ अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल सकती, तो उसके साथ में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली आज की डेट में डाउन सिंड्रोम या जो मंगोलियन बेबीज़ हैं, उनके टेस्ट ज़रूर किए जाते हैं। अब ऑटिज्म एक ऐसी चीज है जिसका यूट्रस के अंदर डिस्कवर होना बहुत मुश्किल है, अनलेस कोई फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे कि दोनों पेरेंट में से किसी को ऑटिज्म हो या पहले किसी भाई बहन को इससे पहले कोई पैदा हुआ हो जिसको ऑटिज्म हो। तो उस सिनारियो में हम क्या करते हैं कि जो अफेक्टेड पर्सन है, जो कि या पहला बच्चा या माँ बाप, तो उनका हम जीन टेस्टिंग कर लेते हैं और फिर उस जीन टेस्टिंग के बेसिस पे जो करंट प्रेगनेंसी चल रही है उसके अंदर यूट्रस में से बच्चे का सैंपल लेके उस पर्टिकुलर टेस्टिंग के अगेंस्ट, जो अफेक्टेड बेबी है उसके अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि क्या ये जेनेटिक है। पर टिपिकली ऑटिज्म सिर्फ 7% जेनेटिक होता है, बाकी एनवायरमेंटल होता है। और अनफॉर्चुनेटली आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी डायग्नोसिस नहीं बनी कि 100% ऑटिज्म यूट्रस के अंदर डायग्नोस हो जाए, तो ये अभी भी मिस्ट्री ही है। जैसे आपने कहा कि अगर कोई अफेक्टेड है, माँ बाप या फिर बड़ा जो सिबलिंग है वो अफेक्टेड है, तो आप जीन टेस्टिंग करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाला बच्चा है उसमें ऑटिज्म हो सकता है क्या? ये किस महीने पर ये टेस्ट किया जा सकता है? ज्यादातर तो ये टेस्ट देखिए, क्योंकि क्या होता है कि टेस्ट वैसे 3 महीने पे भी होता है, पर टिपिकली ये जो हम टेस्ट करते हैं ये 4 महीने के आसपास करते हैं। उसमें क्या रहता है, मिसकैरेज के रेट्स कम होते हैं, हमें टिश्यू अच्छा मिलता है, मदर की टिश्यू से कंटामिनेशन भी कम होता है और उसका जो रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास बेसलाइन पहले से अवेलेबल है, तो नया जो रिपोर्ट है वो हमको काफी जल्दी मिल जाता है। कई बार तो 5 दिन में मिल जाता है, फाइनल रिपोर्ट भी 14 से 17 दिन में यूजुअली मिल जाता है। तो ये अभी उसी लिमिट में हमारी प्रेगनेंसी होती है कि अगर पता चल जाए तो पेरेंट्स अपना डिसीजन ले लें कि ऑटिज्म है तो आगे वो किस तरह का एक्शन लेना चाहेंगे। अब ऑटिज्म का भी तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। अगर माइल्ड ऑटिज्म है तो वो कंपैटिबल विद लाइफ है, कंपैटिबल विद नॉर्मल लाइफ है, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर बहुत सीवियर है तो फिर एक जेनेटिक्स से सलाह लेनी होगी, फीटल मेडिसिन वालों से सलाह लेनी होगी कि क्या इन माँ बाप के लिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना ठीक है। और अगर वो कहेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते, तो उस सिनारियो में कंटिन्यू किया जा सकता है। अब कई बार ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, जैसा भी बच्चा है हमारा है, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे माँ बाप भी होते हैं कि उन्हें लगता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है तभी हम कंटिन्यू नहीं करें, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लीगली बाउंड होते हैं। तो इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि अगर ऑटिज्म बहुत माइल्ड है तो उनको रिहैबिलिटेट करके बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है। उनके लिए अभी कुछ मेडिसिन भी आ रही हैं जो अभी रिसर्च फॉर्म में चल रही हैं और आगे करके गॉड विलिंग उनका सब हो जाएगा, मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएंगी एंड देन दे विल बी इफेक्टिव। और करंटली तो काउंसलिंग थेरेपीज वगैरह से ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो माइल्ड ऑटिज्म के लिए तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी बिल्कुल फिक्र ना करें, और सीवियर ऑटिज्म के लिए डेफिनेटली क्लिनिकल जेनेटिक्स वगैरह से बात करके देखना पड़ेगा कि अब आगे और क्या किया जा सकता है, और रिसर्च वालों से भी पूछना पड़ेगा कि और क्या क्या संभावनाएं और फ्यूचर में हमें वो कहाँ तक ले जा पाएंगे, और गॉड विलिंग हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा कि हम ऑटिज्म को रोक पाएंगे। बिल्कुल। जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसी श्योर शॉट तकनीक इजाद नहीं हुई है जो पैदा होने से पहले ऑटिज्म के बारे में पता कर सके, और दूसरी बात, ऑटिज्म किस वजह से होता है इसके बारे में कोई श्योर शॉट रिसर्च मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेबल किया जाता है कि यूट्रस में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई, बर्थ के अंदर कुछ हो गया या पहले से कोई डिफेक्ट है। बट आप यकीन माने, मेजॉरिटी जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी कोई किसी तरह की हिस्ट्री नहीं होती। तो ये अभी तक भी मिस्ट्री है कि ये होता क्यों है। हाँ, रिसर्च चल रही है, बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आगे पीछे अगर कुछ निकल आएगा तो बहुत अच्छा होगा। पर जो पहला बच्चा है उसमें तो आप डायग्नोज नहीं कर सकते। जब ऑलरेडी एक अफेक्टेड है तो आप सेकेंड में वो चीज ढूंढ सकते हैं। देखिए, जो बात हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं वो ग्लोबली बता रहे हैं। ग्लोबली अभी तक ऑटिज्म को फुल प्रूफ तरीके से पहचानना इस वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम में पकड़ लेना अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है। ऑटिज्म को पकड़ना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है और आमतौर पर बच्चे के पैदा होने के बाद ही उसकी कॉग्निटिव बिहेवियर से ये पता चलता है कि उसमें ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आज एक दवा के जरिए ऐसा ज्ञान भी आ गया कि इससे ऑटिज्म हो सकता है। अब इसके पीछे अमेरिका में जो हड़कंप मचा है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अमेरिका में जो कंपनी इस दवा को बनाती है, ऐसा माना जा रहा है कि इस कंपनी अमेरिकी सरकार के साथ कुछ सांठगांठ की हुई थी और कुछ ऐसे नियम कानून हैं जिनका वो पालन नहीं कर रही थी। उसको ताक पर रखकर वो अपनी दवा को मार्केट में बेच रही थी, कुछ प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया जा रहा था। ये बात अब ट्रंप की जानकारी में आई तो उसके बाद आज अचानक
ये बयान जारी किया गया, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने ये भी कह दिया कि हम उस दवा के ऊपर लिख देंगे कि इस दवा को गर्भवती महिलाएं इस्तेमाल ना करें। इससे बचने के लिए दवा बनाने वाली कंपनी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है कि इस तरह के एडिशनल सैंक्शंस उन पर ना लगाए जाएं और उनकी दवा की सेल जो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुकी है वो अफेक्ट ना हो। ये तो हाल है अमेरिका का। अब भारत का हाल ये है कि ये ऐसी दवा है जो कि लोग सीधे जाकर केमिस्ट से खरीद लेते हैं। तो डॉक्टर चेतना जैन, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाएं यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? अपने आप जाकर क्या वो इस दवा को ले सकती हैं अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है? देखिए, ऐसा है कि पैरासिटामॉल आज इंडिया में ओवर द काउंटर मिलती है, जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाता। और अब तो ये हाल है कि ऑनलाइन आप किसी भी ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि आपको होम डिलीवरी करते हैं मेडिसिन्स की, आप उनको फ़ोन करिए, उनको आप ऑनलाइन टैप कर दीजिए, वो आपको घर पे भेज देंगे। तो ये तो कहना मेरे लिए आसान तो है कि आप मत लीजिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, पर ऐसा क्या हो पाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं यही सलाह दूँगी कि वैसे तो आप ना लें, अपने डॉक्टर से पूछ के लें, कम से कम मात्रा में लें, कम से कम टाइम के लिए लें, छोटी से छोटी डोज़ लेने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके फ़ीवर का क्या कॉज़ है, उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि यूरिन में इन्फेक्शन है, गले में है, वायरल फ़ीवर है या कुछ और है। तो जो कॉज़ है उसे ट्रीट करेंगे तो नेचुरली आप अपने आप से ही पैरासिटामॉल की डोज़ कम से कम ले पाएँगे। मेरा ख्याल है अगर वो गर्भवती महिला नहीं भी है, कोई सामान्य इंसान भी है, जरूरत से ज्यादा पैरासिटामॉल अगर कोई ले रहा है कि हल्के से सर दर्द में ले ली, 99 फीवर है तो दवा ले ली, उससे तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। वैसे अगर आप देखें तो जितने भी हमारी बड़ी-बड़ी बॉडीज़ हैं, चाहे वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है या रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ यूके है या अमेरिकन कॉलेज है या इंडियन कॉलेज है फॉर दैट मैटर, हम लोग ये समझते हैं कि पैरासिटामॉल जो है वो कैटेगरी ए ड्रग है। कैटेगरी ए ड्रग होती है जो कि प्रेगनेंसी में 100% सेफ मानी जाती है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। काफ़ी जगह रिसर्चेज़ हुई हैं, स्वीडन में हुई है और उन्होंने भी काफ़ी बड़े ग्रुप पे टेस्ट किया और फाइनली ये आया निकल के कि इससे लगता तो नहीं है कि ऑटिज़्म हो सकता है। इसी तरह से हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने बोला कि शायद ऑटिज़्म जो है वो ज़्यादा हो रहा है पैरासिटामॉल खाने से। पर फिर उन्होंने ये भी बोला साथ में कि लेकिन हमारा जो है स्टडी ये कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब ये इसमें कि सब तरह की लेडीज़ इन्वॉल्वड है, उनको कोई और डिसीज़ेज़ भी थी, तो उन सबको एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो वो कोई बेंचमार्क बना नहीं और फाइनली अमेरिकन कॉलेज ने उस रिसर्च को माना नहीं। तो आज की डेट में जितनी भी बड़ी-बड़ी वर्ल्ड की बॉडीज़ हैं, वो तो यही मानती हैं कि पैरासिटामॉल बिल्कुल सेफ है और पिछले 30 साल की प्रैक्टिस में हमें कभी लगा नहीं कि पैरासिटामॉल अनसेफ है और जब तक हमें कोई गाइडेंस किसी कॉलेज से नहीं आती, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आती, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मान सकते। वो ना तो कोई फिज़िशियन है और जब उन्होंने ये भाषण दिया तो कहीं लगा भी नहीं कि कोई फिज़िशियन उनके साथ उनकी बात को ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो आई थिंक हमें रुक के देखना होगा कि अमेरिका क्या स्टैंड लेता है। लेकिन सिर्फ अमेरिका के स्टैंड और किसी एक पॉलिटिकल स्टैंड से हम अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस चेंज करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस लाइट में आई थिंक हम अभी तो पैरासिटामॉल जितना ज़रूरत है उतना देंगे, दे पाएँगे। पर हाँ, जैसे आपने समझा सही कि कम से कम लें, डॉक्टर की सलाह से लें और बहुत कम टाइम के लिए लें। बिल्कुल, तो जो डॉक्टर चेतना जैन ने कहा, आप सबके घर में आई एम श्योर पैरासिटामॉल किसी न किसी नाम से मौजूद होगी। बच्चों के लिए वो कैलपॉल सिरप के नाम से मौजूद हो सकती है और भी बहुत सारे नामों से ये दवा बनाई जाती है और हम सभी लोग सीधे केमिस्ट से ले लेते हैं। ये बात भी सच है क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर चेतना ने बताया, अभी तक इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। हालाँकि अगर आप अभी भी इंटरनेट पर पैरासिटामॉल के ही साइड इफेक्ट्स या टाइलेनॉल के साइड इफेक्ट्स को सर्च करेंगे तो आपको उसमें दिख जाएंगे जो छोटे-मोटे साइड इफेक्ट्स हर दवा के लिए सावधानी के तौर पर बताए जाते हैं। उसमें एक नुकसान है कि ये लिवर को नुकसान करती है अगर आप ज्यादा हैं, और जैसा कि हर दवा में लिख दिया जाता है हार्ट बर्न, नॉज़िया, इस तरह की समस्याएं मुझे लगता है डॉक्टर चेतना कि अगर हम अभी गूगल करेंगे तो हमें भी मिल जाएंगी हर दवा के साथ जुड़ी हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कोई भी दवा पे अगर अगर आप उस पे रिसर्च करेंगी तो उसमें आ जाएगा, फाइनली आप वो दवा खा ही नहीं सकते। पर मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग समोसा तो इतना आसानी से खा लेते हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन पैरासिटामॉल पे जो इतना सेफ है उस पर डिस्कशन हो रहा है इतना ज़्यादा। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाएँ, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि आपका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके बच्चे को हार्ट का कुछ हो जाए, प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए, अंदर बच्चे की डेथ हो जाए, तो एमएस आ जाए, तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए जितना एप्रोप्रिएट डोज़ लेना है, वो तो लेना ही पड़ेगा। अब 104 अगर बुखार है, तो नहीं लिए तो कैसे चलेगा? तो पर हाँ, जल्दी से जल्दी बुखार को ठीक कर लें, वो बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, तो हम लेंगे ही नहीं और चाहे हम मर जाएँ, चाहे हमारा बच्चा मर जाए, हम ऐसा नहीं करें। तो नहीं ये नहीं मैं ठीक समझती हूँ इस बात।
बिल्कुल सही बात है और हम मान के चलते हैं कि भारत का कंज्यूमर अब काफी समझदार हो चुका है। ट्रम्प के पिछले कुछ महीनों के सारे बयान और फैसले लगातार सवालों और विवादों के घेरे में रहे हैं और यहाँ बात हो रही है एक ऐसी दवा की जो ग्लोबली सबसे सेफ मानी जाती है। भारतीय उसे बहुत प्यार करते हैं, जरूरत पड़ने पर खाने से हिचकते नहीं हैं। आप उस प्रैक्टिस पर लगाम जरूर लगा सकते हैं क्योंकि दवा आखिरकार दवा होती है, चाहे वो पैरासिटामोल हो या कोई भी हो। किसी भी दवा से गैर जरूरी तरीके से उसे लेने से बचना चाहिए। यही बात डॉक्टर चेतना भी समझा रही हैं। गर्भवती महिला हो, आम इंसान हो या छोटे बच्चे हो, जब तक दवा की जरूरत ना हो उससे दूर रहने में भलाई होती है। लेकिन आज की तारीख में तमाम रिसर्च और डॉक्टर्स की राय यही कहती है कि पैरासिटामोल, टाइलेनॉल, क्रोसिन, कैलपॉल, डोलो, आप इसे जिस भी नाम से बुलाते हो, अभी तक सुरक्षित मानी जाती है। बिना डरे जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर चेतना, आपने बहुत क्लैरिटी से लोगों को ये बताया है कि कब उसका इस्तेमाल करें और कब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।